0 to 1 by पीटर थील। बुक समरी इन हिंदी। पीटर थील एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहे थे। तभी वहां पर बैठा हुआ एक स्टूडेंट जिसका नाम ब्लैक मास्टर था, वह उस लेक्चर का नोट्स बना रहा था। लेक्चर खत्म होने के बाद उसने उस नोट्स को अपने फ्रेंड जॉन में शेयर किया। वह नोट्स लोगों को इतना पसंद आया, वो नोट्स बहुत जल्दी पूरे कैंपस में फैल गया। इसके बाद पीटर थील ने ब्लैक मास्टर के साथ मिलकर एक बुक लिखी जिसका नाम 0 to 1 है। यह बुक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट बुक में से एक है। यह बुक एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो आपको बताएगी अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसे कैसे शुरू करें। यह बुक आपको एकदम शुरुआती कदमों से लेकर आखिरी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगी। पीटर थील एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, ग्रेट बिजनेसमैन है, इसी के साथ एक ऑथर भी है। पीटर थील ने इलॉन मस्क के साथ मिलकर पेपाल शुरू की थी जो कि आज $100 मिलियन के वैल्यूएशन वाली कंपनी है। इसके बाद इन्होंने पालंटीर टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी शुरू की जो आज अपना IPO लॉन्च करने की स्टेज पर है। तो हम कह सकते हैं कि हम जिस व्यक्ति से गाइडेंस ले रहे हैं वह वाकई में हमें सही डायरेक्शन देने के लिए एक बहुत ही काबिल इंसान है। 0 से 1 का तक जाने का मतलब है कुछ न होने से कुछ होने तक पहुंचना। यह एक बहुत बड़ी जंप है, बल्कि यह 1 से 100 या 1 से 1000 तक पहुंचने से भी बड़ी जंप है। 0 से 1 तक जाने का ही मैजिक है जो आपको डार्कनेस खत्म करने में मदद करता है। इस बुक में पीटर ने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए अपने अनुभव की बात की है। उन्होंने इस संबंध में आइडिया और सजेशंस भी दिए हैं। व्हाट इज 0 to 1? ऑथर ने बताया है कि हम अपने बिजनेस को लेकर 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। पहला डायरेक्शन है 1 से n की तरफ और दूसरा डायरेक्शन है 0 से 1 की तरफ। 1 दिखाता है सब कुछ मौजूद होना, जबकि 0 दिखाता है कुछ भी मौजूद न होना। मान लीजिए कि मार्केट में पहले से बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती हैं, तो यह 1 की स्थिति दर्शाता है। यहाँ सब कुछ पहले से मौजूद है, आपको इस मार्केट में सब कुछ पता है। बॉटल कैसी होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा होना चाहिए, कहाँ पर यह ज्यादा बिकती है, इसका कितना बड़ा मार्केट है, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आप कोल्ड ड्रिंक बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि जो चीज पहले से मार्केट में थी आप उसी चीज की एक और कॉपी बना रहे हैं। एक लाइन में अगर कहा जाए, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको कैसे करना है इसका पूरा नॉलेज आपके पास है, तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। इसके ऑपोजिट 0 से 1 की तरफ जाना क्या होगा? जब आप इनोवेट करके कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो पहले से मार्केट में नहीं थी, तब आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके सामने बहुत सी अनप्रेडिक्टेबल होंगी। आपको नहीं पता होगा कि यह काम कैसे करना है, क्या यह सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको 0 से 1 ही जाना होगा। व्हाट इज मार्केट मोनोपोली? पीटर थील ने जब पेपैल की शुरुआत की तो मार्केट में किसी ने सोचा ही नहीं था कोई ऐसी सर्विस बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम को एकदम ईजी बना दे। दूसरे लोग इस डायरेक्शन में सोचने में सक्षम नहीं थे, इसलिए पेपैल की आज मार्केट में मोनोपोली है। बिजनेस फुल स्पीड में तभी ग्रो करता है जब उसकी मार्केट में मोनोपोली हो। आपको अगर इकोनॉमिक की थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट पता होगा। मोनोपोली वह सिचुएशन होती है जहां किसी प्रोडक्ट का मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है। ऐसी कंडीशन में मोनोपोलिस्ट पूरे मार्केट को कंट्रोल में रख सकता है। वही परफेक्ट कंपटीशन वह सिचुएशन होती है जहां मार्केट में एक ही चीज के बहुत से सेलर्स होते हैं। सभी सेलर्स को मार्केट के साथ चलना पड़ता है। कोई अपनी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता क्योंकि कस्टमर फिर वही चीज दूसरे सेलर से कम दाम में खरीदने चला जाएगा। हमें पढ़ाया जाता है मोनोपोली कस्टमर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है क्योंकि कस्टमर को मोनोपोलिस्ट की मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है। मोनोपोली के कारण दूसरे छोटे बिजनेस खत्म हो जाते हैं। वही परफेक्ट कंपटीशन में कीमतें भी कंट्रोल में होती हैं, प्रॉफिट भी सब बराबर कमाते हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई गई बाकी बातों की तरह यह बात भी एकदम गलत है। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो परफेक्ट कंपटीशन कीमतों को गिराता है, इससे बिजनेसेस का प्रॉफिट कम होता चला जाता है। जब बिजनेस कम कमाएगा तो वह अपने एम्प्लॉइज को भी कम सैलरी देगा। वहीं अगर बिजनेस कोई कंपटीशन फेस नहीं करेगा तो अपना ध्यान अपने एम्प्लॉइज के वेलफेयर में भी दे पाएगा। गूगल इस चीज का जीता जागता उदाहरण है। मोनोपोली ऐसे ही नहीं बन जाती। जब कोई बिजनेस सुपीरियर क्वालिटी का सामान बेचता है तभी कस्टमर दूसरे सस्ते प्रोडक्ट्स की जगह उसके प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार होते हैं। एप्पल इस बात का उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि मोनोपोली को हटाया नहीं जा सकता,
मोनोपोली बनाए रखने के लिए लगातार अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते रहने पड़ते हैं, वरना कोई और छोटा सा बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट बनाकर मोनोपोली को हटा सकता है। इसलिए मोनोपोली वैसी नहीं है जैसी स्कूलों में बताई जाती है। हर बिजनेस को हमेशा एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश में रहना चाहिए। वो कैरेक्टरिस्टिक जो 0 से 1 की तरफ जाने वाले हर बिजनेस में होते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें यह कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर न्यू बिजनेस, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ आपके पास हो, इसका ट्रेडमार्क व कॉपीराइट सब आपके पास हो, जिससे कोई और उस टेक्नोलॉजी को यूज न कर पाए। अगर ऐसा होगा तो आपके कंपेटिटर आपके प्रोडक्ट की कॉपी नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी आपके कंपेटिटर से कम 10 गुना अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टेक्नोलॉजी दूसरों से थोड़ी ही अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट भी दूसरों के प्रोडक्ट से थोड़ा ही बेटर दिखेगा, फिर इसको बेचने में आपको दिक्कत ही होगी। एग्जाम्पल के लिए हम Amazon को देख सकते हैं। Amazon जब स्टार्ट हुई तब वह किसी भी बुक स्टोर से 10 तो क्या सैकड़ों गुना ज्यादा बुक ऑफर कर रही थी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर न्यू बिजनेस, नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट वह फिनोमिना होता है जिससे कि एक प्रोडक्ट के जितने ज्यादा यूजर्स बढ़ते जाते हैं उतनी ही ज्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे कि फेसबुक, जब सबसे पहले आपके किसी फ्रेंड ने फेसबुक पर ऐड बनाई होगी तब उसके लिए वहां ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने अपने बाकी लोगों को भी फेसबुक चलाने का सजेशन दिया होगा। बाकी लोगों के जुड़ने के बाद उसका एक्सपीरियंस और भी बेटर होता गया। अब इस चीज का फायदा यह है, अगर अब कोई दूसरा सोशल नेटवर्क लॉन्च होता है तो वह इतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा सारा नेटवर्क तो फेसबुक पर है। सेम इसी कारण से आप व्हाट्सएप चलाना भी नहीं छोड़ सकते। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फॉर न्यू बिजनेस, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसका मतलब है कि आपके बिजनेस के बड़े होने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस एक लिमिट के बाद बड़ा होना बंद हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाएगा। आपके बिजनेस में इकोनॉमी ऑफ स्केल ऐसी होनी चाहिए, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहे लेकिन बिजनेस स्केल भी होता रहे। इसी चीज के लिए हमने ई बुक्स का एग्जाम्पल भी देखा था। एक नॉर्मल किताबों का पब्लिशर किताबों की फिजिकल कॉपी छापेगा जो कि एक लिमिटेड मार्केट में ही अवेलेबल होंगी। अगर उसके किताबों की डिमांड ज्यादा बढ़ती भी है तो उसको और किताबें छापनी पड़ेगी, जिससे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। वही जो पब्लिशर ई बुक सेल करेगा तब उसकी ई बुक दुनिया में कहीं भी खरीदी जा सकेगी। ज्यादा डिमांड होने पर न कभी उसका स्टॉक खत्म होगा, न ही उसे दोबारा से किताबें छापनी पड़ेगी। तो इस टाइप की इकोनॉमी ऑफ स्केल आपको भी अपने बिजनेस में रखनी चाहिए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फॉर न्यू बिजनेस, ब्रांडिंग। आपके बिजनेस का एक ब्रांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अपने आप को ब्रांड इमेज से जोड़कर देखते हैं। फिर जो ब्रांड उनकी पर्सनालिटी से मैच करती है वह उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फास्ट ट्रैक को ले सकते हैं। टाइटन वैसे तो हर एज ग्रुप के लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन उसने फास्ट ट्रैक की पोजीशनिंग कुछ ऐसे की है, वह ब्रांड पूरे तरीके से यंगस्टर्स के लिए बनी हुई दिखती है। इसलिए कॉलेज स्टूडेंट्स फास्ट ट्रैक के प्रोडक्ट्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्रांड बिल्ड करने से पहले आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाना जरूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट खराब होगा तो कितना भी पैसा आप मार्केटिंग में खर्च कर दो, इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। माइक्रोमैक्स ने एक्स-मैन के हीरो ह्यू जैकमैन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन बिना अच्छे प्रोडक्ट्स के कंपनी केवल ह्यू जैकमैन के सहारे कुछ नहीं कर पाई। द सीक्रेट फॉर 0 to 1, 0 से 1 की तरफ जाने के लिए आपको कुछ सीक्रेट्स पता करने हैं, क्योंकि 0 से 1 की तरफ जाने के लिए आप कुछ नया तैयार कर रहे होते हैं। आप जो बना रहे हैं या लेकर आ रहे हैं वह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अभी तक उसे दुनिया में किसी ने बनाया ही नहीं है। किसी ने अभी तक उसे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। जो बात किसी को पता न हो वह सीक्रेट होती है। इसलिए आप जो ढूंढ रहे हैं वह एक सीक्रेट है। आपका काम है उस सीक्रेट को पता करना। जैसे कि ऐप के आने से पहले होटल बिजनेस कई सदियों से चले आ रहे थे, लेकिन इतने सालों के बाद भी किसी को यह पता नहीं था। अगर ट्रैवलर्स को कम कीमत पर किसी अनजान व्यक्ति के घर पर भी रहने का मौका मिले तो वह होटल की जगह उस घर में रहना पसंद करेगा। होटल्स पर होटल्स खोलने वाले लोगों के दिमाग में भी यह बात नहीं आई। शहरों के कितने सारे घरों में मेहमानों के रुकने की जगह तो होती है, तब वही जगह टूरिस्ट लोगों के रुकने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल की जा सकती। लेकिन ऐप का सीक्रेट इस डिमांड और सप्लाई पर चला गया। अब वह बिना कोई होटल खोलें पूरी दुनिया में टूरिस्ट्स को लोकल जनता के घरों में रुकवा कर अपना बिजनेस चला रहे हैं। फाउंडेशन ऑफ द कंपनी ऐसे इंसान के साथ स्टार्ट करें जिसे आप पहले से जानते हो, जिससे आपकी अच्छी बनती हो,
वरना छोटी छोटी कहासुनी के कारण आपकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कंपनी की ओनरशिप, पोजीशनिंग और कंट्रोल में कोई कंफ्यूजन न होने दें। यह बात हमेशा क्लियर रखें। कंपनी का लीगल ओनर कौन है, रोज के ऑपरेशन कौन संभालेगा, कंपनी के बाहरी अफेयर कौन देखेगा। ऐसा करने से भी आगे झगड़े होने के चांसेस कम होंगे। हमेशा फुल टाइम एम्प्लॉइज को ही हायर करें। पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोगों से आपकी कंपनी की प्रोग्रेस से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उनके ऑब्जेक्टिव भी आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होंगे। कंपनी के फाउंडर या सीईओ को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं अलॉट करनी चाहिए। अगर सैलरी बहुत ज़्यादा होगी तो कंपनी के इनिशियल टाइम में कंपनी का कैश सैलरी देने में ही चला जाएगा। अगर कंपनी का सीईओ खुद को ही ज़्यादा सैलरी दे रहा है, उससे यह दिखाई देता है उसका इंटरेस्ट कंपनी को आगे बढ़ाने में कम और पैसे कमाने में ज़्यादा है। अगर कंपनी के इनिशियल एम्प्लॉइज को आप सैलरी के साथ इक्विटी भी अलॉट कर रहे हैं, किसको कितनी इक्विटी मिल रही है, यह बात हमेशा कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉइज को एक दूसरे की इक्विटी के बारे में पता होगा तो उनमें अपनी जॉब को लेकर डिसैटिस्फैक्शन आ सकता है। किसी भी एम्प्लॉय को अगर यह लगेगा उससे कम टैलेंटेड एम्प्लॉय को उससे ज़्यादा इक्विटी मिली है, या तो वह जॉब छोड़ने का सोचेगा या फिर पूरी ईमानदारी से काम करना बंद कर देगा। यह सभी पॉइंट्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए ऑथर ने बताए हैं। कंपनी मार्केटिंग, इसमें हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में किस टाइप की मार्केटिंग करनी चाहिए। मार्केटिंग करने के लिए आपके पास यह कुछ ऑप्शंस हैं। कॉम्प्लेक्स सेल्स तब होगी जब आपकी डील्स लाखों और करोड़ों में हो। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, उसके सेल्स की प्रोसेस भी बहुत लंबी है, तो आप कॉम्प्लेक्स सेल्स में डील कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जो भी खरीदार होगा वह सीधे कंपनी से बात करना चाहेगा, किसी सेल्समैन से नहीं। अगर आप ऐसी कंपनी के मालिक हैं तो आपको कस्टमर से डील करनी पड़ेगी। पर्सनल सेल्स वो होती है जिसमें सेल्समैन ही क्लाइंट ढूंढता भी है और उनसे डील भी करता है। सेल्समैन तब अपॉइंट किया जाता है जब आपकी कंपनी थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स बेच रही है। इंश्योरेंस और फाइनेंस की कंपनी में सेल्समैन इसीलिए अलॉट होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू तो ज़्यादा होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। एडवर्टीजमेंट तब की जाती है जब प्रोडक्ट बहुत लो प्राइस की हो, जैसे कि ग्रोसरी और कॉस्मेटिक आइटम्स की हम केवल एडवर्टीजमेंट देखते हैं। इनको बेचने के लिए हमारे पास कभी सेल्समैन नहीं आता। एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कम पैसों में बहुत सारे लोगों तक हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस पहुंच जाती है। वायरल मार्केटिंग तब होती है जब प्रोडक्ट की कोर फंक्शनैलिटी उसके यूजर्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को इनवाइट करने के लिए एनकरेज करती है। यह मार्केटिंग सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा तेज होती है। अगर यूजर्स को ज्वाइन करने और इनवाइट करने की प्रोसेस एकदम ईजी होगी तो आपके प्रोडक्ट्स की वायरल मार्केटिंग होने के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनवाइट और अर्न वाले ऐप्स अपनी वायरल मार्केटिंग ही करते हैं। 7 क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग अ कंपनी। अगर आप अपनी कंपनी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो पहले आप अपने आप से यह 7 सवाल पूछिए जो हमें ऑथर ने बताए हैं। 1. क्या आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो बाकियों से कई गुना बेहतर है? 2. क्या यह आपके बिजनेस को स्टार्ट करने का सही समय है? कहीं आप समय से बहुत पीछे या आगे तो नहीं चल रहे हैं? 3. छोटे से मार्केट में ही सही, क्या आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं? 4. क्या आपके साथ जो टीम है उसमें सही लोग हैं? 5. क्या आपके पास प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर व डिस्ट्रीब्यूट करने का सही प्लान है? 6. क्या आपका बिजनेस आगे आने वाले 10-20 साल तक अपनी पोजीशन पर बना रहेगा? दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द सीक्रेट फॉर 0 to 1 पर बना यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बुक समरी को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, तो चलिए मिलते हैं।